सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया है, जिसके तहत अब 33% महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में होगी। सियासी बिसात में महिला भागीदारी की दिशा में बढ़ाए गए इस कदम को भाजपा महिला कार्ड के रूप में खेल रही है। नारी शक्ति वंदन को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं को एहसास कराया जा रहा है कि महिला प्रतिनिधित्व भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पत्र लिखा है। 16, 17, 18 अप्रैल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है और अब हमारी माताएं बहनें निर्णय लेने वाले भी होंगी। विधानसभा लोकसभा में 33% उनका आरक्षण रहेगा। अपने इस पत्र में सीएम साय ने सभी सांसदों से अपील की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करें। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में पहले से ही पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण दिया गया है और महिलाओं की भागीदारी 57% तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के जरिए लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। छत्तीसगढ़ तो बहुत अच्छा है। आज भी करीब 21-22% हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायक हैं। पंचायती राज में पहले से हमारी सरकार यहाँ पर 50% आरक्षण दे रखी है, लेकिन आज अगर स्थिति वर्तमान में देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में 57% भागीदारी हमारी माता बहनों का है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के नजरिए से केंद्र सरकार की यह कवायद भाजपा को राजनीतिक रूप में फायदा पहुंचाने की कोशिश है। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि महिलाओं के आरक्षण की नींव पहले ही रखी जा चुकी है और अब इसे राजनीतिक मजबूरी में लागू किया जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही पार्लियामेंट में इसको एक बार पारित करा चुकी है। आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पारित कराया था। अब ये भाजपा चाहती है, लेकिन इनका जो है अभी जो 16 तारीख को इन लोगों ने पार्लियामेंट का सेशन फिर दोबारा बुला रहे हैं, ये तो राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रही है, उन राज्यों में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन एक दूसरे से जुड़े विषय हैं। पहले तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होने जा रहा है। इसके बाद जनगणना होगी और जनगणना के मुताबिक परिसीमन कर देश और प्रदेशों की सियासी तस्वीर तय की जाएगी। यही वजह है कि हर किसी की निगाहें अब 16 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे संसद के विशेष सत्र पर टिक गई हैं। इसके साथ ही परिसीमन को लेकर भी हलचलें तेज हो गई हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को कितना मजबूत बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश भर में जिस सियासी कदम की चर्चा है, उसकी चर्चा से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मातृ शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसकी न्यू बीजेपी सरकार ने रखी है। तो इसको लेकर एक सियासी रण सा छिड़ गया है। क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ना कोई राजनीतिक कदम है या फिर ये वक्त की ज़रूरत है? ये एक सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। ऐसे में बीजेपी जहां इस तरीके के आयोजनों के ज़रिए इसके लाभ लेने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस ने कई सवाल उठाकर ये पूछा है कि आखिर ये हड़बड़ी
क्यों हो रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण, इसका राजनीतिक असर हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये मातृ शक्ति वंदन अधिनियम है वो आ रहा है, इसके लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन उसके पहले सियासी रूप से लाभ हानि आकलन इसका किया जा रहा है। बीजेपी अभियान चला रही है, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं और इसके पीछे की मंशा यही कि ये पता चले कि महिलाओं को भागीदारी बीजेपी ने दी है। क्या यही मंशा है शताब्दी जी? एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी की ओर से दिख रही है, जगह जगह मुहिम चल रही है, क्या वजह है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं TV24 के इस प्लेटफॉर्म को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने इस विषय पर आज चर्चा रखी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल पूरे देश की अपितु पूरे प्रदेश की महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और सभी मातृशक्ति का अभिनंदन। यह जो मातृशक्ति वंदन अधिनियम है, ये मातृशक्ति वंदन के साथ साथ यह देश की महिला का अभिनंदन करता है और इस अधिनियम के माध्यम से ये जाहिर होता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः केवल कहावत या केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है, अपितु भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इसको सिद्ध कर दिया है। क्योंकि जब तक आधी आबादी को हम बराबर का दर्जा नहीं देंगे हर क्षेत्र में, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि वास्तव में विकास हुआ है। आज देखिए सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आप देखिए विज्ञान के क्षेत्र में, आप देखिए जिन क्षेत्रों में भी, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। आज पिछले 1.5 दशक में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले महिलाओं को सर्वांगीण रूप से तैयार किया, उनका सर्वांगीण विकास किया। ऐसा नहीं कि अचानक से, जिस प्रकार से पंचायती राज का जब अधिनियम आया था तो अचानक आ गया। महिलाओं ने तो कभी दहलीज भी नहीं रांगी थी, उन्होंने तो अपने जेठ के सामने घूंघट भी नहीं उठाया था और जहां जेठ होते थे सरपंच, वहां बन गई उनके छोटे भाई की बहू। अब वो अपने घूंघट के अंदर से 18,000 में साइन कर रही है कि 1,80,000 में, उसे नहीं मालूम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज संसद और विधानसभा में वास्तव में जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है उनको टिकट दी जाएगी और वो आज 33% के रूप में अपना नेतृत्व करेंगी। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो समाज की सोच बदलती है। महिलाएं आज देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। हमारे विष्णुदेव साई जी पहले से ही मातृशक्ति को लेकर काफी संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में मुखिया के रूप में महिला का नाम लिखा जाता हो, महिला को वह समर्पित किया जाता है मकान। इस प्रकार से देखिए पहले महिलाओं को सर्वांगीण रूप से सशक्त किया गया है। बहुत सही समय है इस समय यह अधिनियम लागू होने से। आने वाले समय में 2047 की हम बात करते हैं मोहन जी, तो 2047 के पहले हमको तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत शताब्दी जी, अभी जनगणना चल रही है, परिसीमन हुआ नहीं है, अचानक से 33% आरक्षण हो जाएगा तो कोई संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? देखिए लागू तो 2029 में होगा ना, लागू 2029 में होगा, दोनों काम पैरेलल चलेगा। अगर हम ऐसा इंतजार करते रहेंगे आज से 1 साल 2 साल बाद जनगणना हो, परिसीमन हो, उसके बाद हो, ऐसा नहीं है। ये पैरेलल चलेगा और पहले से घोषित है कि 2029 में ये लागू होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2029 तक सरकार आज इतनी कॉम्पिटेंट है कि 2029 क्या, उसके बहुत पहले ही जनगणना और परिसीमन दोनों हो जाएगा। आपने देखा कितने मुद्दों में केंद्र सरकार ने त्वरित गति से, पारदर्शिता से काम करके दिखाया है। परिसीमन और जनगणना को लेकर किसी प्रकार की शंका को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैं अभी सुन रही थी आपकी रिपोर्ट में कांग्रेस के लोगों का कहना है कि नींव तो हमने रखी थी, ये तो केवल शगुफा है, ये तो राजनीतिक लाभ उठाने की बात है। आपके हेडिंग में भी आता है कि सियासी रण, तो सियासी रण बनाया किसने? आज जो लोग इसको सियासी रण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको देख रही है, देश की नारियां उनको देख रही हैं कि आप नारी विरोधी है, आप महिला विरोधी
विरोधी हैं, हमेशा आप गिरा देते हैं। आपने क्यों नहीं अपने कार्यकाल में इसको पारित करवाया? नहीं पारित करवा पाए ना, तो सभी दलों से चर्चा करना, सभी दलों का मतैक्य करना और उसके बाद पारित करना, इस सशक्त नेतृत्व के माध्यम से ही हो सकता है। और बहुत सही समय है, आज एक सशक्त नेतृत्व देश को मिला हुआ है और मातृ शक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो इस पूरे अवसर का लाभ लेने से नहीं चूकेगी और इसीलिए काफ़ी इवेंट भी हो रहे हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का कल भाषण भी हुआ है। हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। शिल्पा जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा इस मामले में कांग्रेस पीछे रह जा रही है? अब इसमें विरोध भी करते नहीं बन रहा है, क्या बोले, कांग्रेस के पास क्या पॉइंट है? आपके सभी दर्शकों को और साथ ही पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मोहन जी, जो नींव रखते हैं प्रकार से शताब्दी जी ही बात बात में कह रही थी, 1989-90 की बात है, जब राजीव गांधी जी का दौर था। निश्चित रूप से वो वैसा दौर था जब कोई सोच भी नहीं थे कि महिलाओं को उनका अधिकार या सम्मान देना चाहिए। जब शताब्दी जी भी नहीं सोच पा रही थी, वो घूंघट की बात कर रही थी, घूंघट पर ज्यादा फोकस कर रही थी। मतलब शताब्दी जी के हिसाब से महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने की सोच यदि कांग्रेस ने रखी तो गलत है। शताब्दी जी का मतलब यही था ना। मतलब आज वो महिला होने के नाते वो यदि इस प्रकार की बातें करें तो बड़ी शर्मनाक बात है। आपके लोकप्रिय चैनल में ऐसी बातें बोलना बड़ी शर्मनाक बात है कि वो महिलाओं को घूंघट में ही रखने की बात कह रही थी। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो सोच थी राजीव गांधी जी के समय में, 15 लाख महिलाएं आज जो निर्वाचित महिलाएं कार्य कर रही हैं, अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं, वो कांग्रेस की देन है। दूसरी बात ये है कि जब आप देखेंगे कि हमारे जो विधायक वो हैं सोनिया गांधी जी हैं, हमारे जो नेता हैं सोनिया गांधी जी हैं, जो चेयरपर्सन भी थे, तो उस समय उन्होंने सोच फिर से एक लाई थी, उत्कृष्ट सोच उस समय लाई थी कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। परंतु उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही विरोध करके इसे पारित नहीं होने दिया था। वो आज तक जिंदा था और फिर आज जब इस प्रकार की बातें हो रही है तो ये क्यों अपनी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं मोहन जी? क्योंकि एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ, सर्वसम्मति से हुआ ना, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, अन्य दल के भी नेता थे, उसमें कांग्रेस के नेता भी थे और अन्य दल के नेता भी थे। तो सबकी इच्छा थी कि नारियों को, महिलाओं को उनका सम्मान, उनका अधिकार जरूर मिलना चाहिए। स्पष्ट तरीके से अभी क्या गया था, दिया गया था और इसीलिए वो पारित हुआ था, लोकतंत्र के मंदिर में वो पारित हुआ था। तो ये किस बात का क्रेडिट लेने की, झूठी तारीफ बटोरने की क्यों कोशिश करते हैं और अपनी इतनी ऐसी मानसिकता, ऐसी बयान। शिल्पा जी, अभी भी जो सत्र रखा गया है उसमें चर्चा होने के बाद सबके सहमति से अभी भी पारित हो जाएगा, तो श्रेय इनको नहीं मिलेगा। कांग्रेस समर्थन कर दे, अभी घोषित करेगी क्या समर्थन कोई? देखिए, महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रहती है, चाहे वो किसी भी सदन में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे संगठन में हो, किसी भी। आप संगठन की बात करिए, संगठन में तो हमने सर्वोच्च पद पर भी रखा, महिला प्रधानमंत्री बनाया, महिला राष्ट्रपति बनाया, हमने पहली बार बनाया था। इन्होंने तो आरएसएस में आज भी महिला नेतृत्व तो पहुंच नहीं पाई है, इनके जो मातृत्व पितृत्व संगठन है उसमें। चलिए, आऊंगा मैं, ये सब प्रतिनिधित्व पे भी बात करेंगे, बिल्कुल अभी आएंगे इस पर, लेकिन अभी श्रेय को लेकर जो आप लोगों ने सवाल उठाया उस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं चौबे जी की। चौबे जी, इस पूरी कवायद को क्या समझें? क्या तात्कालिक लाभ लेने के लिए कोशिश है? कोई श्रेय की राजनीति है? अभी क्यों कर रहे हैं मोदी जी ये सब? वो इंतजार कर सकते थे जनगणना आने का, परिसीमन का, अभी तो उनके कार्यकाल में 3 साल बाकी हैं। मोहन भाई, मोदी जी महिलाओं को जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तब से वो महिलाओं के प्रति उनका सम्मान, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले योजनाएं शुरू करी और महिलाओं के प्रति जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था वो वहीं से झलकता था। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर कुछ और महिलाओं के लिए काम किया।
फिर सबसे बड़ी हैट्रिक उनको मिली जो इन्होंने महिलाओं के जेब में सीधे पैसा डालने का काम किया, तो उससे जो महिलाओं का मनोबल बढ़ा, उसका रिफ्लेक्शन था कि ये आज लोकसभा में इस बिल को पास करवा पाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस रिफ्लेक्शन को नकार दे जो इन्होंने तैयार किया। इस तैयार करने में मोदी जी और भाजपा का बड़ा हाथ रहा, उन्होंने महिलाओं को तरह तरह से आगे आने के लिए करा। छत्तीसगढ़ में तो विष्णुदेव सरकार ने एक कदम आगे जाके 50% उनको गांवों के पंचायतों में आरक्षण दे दिया, और उसमें भी अच्छी महिलाएं आ गई। मतलब अब वो सिस्टम नहीं रहा कि पति सरपंच है, महिला सरपंच है तो पति चला रहा, अब ये बचा नहीं, बहुत कम एक आध दो जगह है, लेकिन वहाँ उन्होंने तरक्की कर ली। अब मेरा ये कहना है कि देखिए, इसमें तो जिसने पहले बिल्ली मारी उसकी है। अब मोदी जी इस मामले को लेके चल रहे थे और उनको अच्छे से पता था कि ये जो 50% महिलाएं हैं जो आजकल शिक्षित भी हो गई हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, इस बार शिक्षित हो गई हैं, परिवार भी संभाल रही हैं, व्यापार भी संभाल रही हैं और आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय है वो मोबाइल और स्कूटी, जिसके कारण में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो हर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। तो ये जिसने पहचान लिया, मोदी जी ने इस नब्ज को पहचाना और उन्होंने गणना करी कि तो 50% के आसपास के लोग हैं। अगर इनको हम अपनी तरफ से कुछ सिंबॉलिक करते हैं, इनके प्रति कुछ हम अपना दायित्व इनको निभाने के लिए वादा करते, तो ये निश्चित ही हमारे वोटर बनेंगे। टाइमिंग की बात हो रही, टाइमिंग क्यों चुनी गई है? क्या बंगाल चुनाव में कुछ फायदा लेने की कोशिश है? क्या हो सकता है उसको बाद में भी कर सकते थे, अभी कोई खास असर क्या होगा इसका? देखिए, आप कह जरूर रहे हो कि 3 साल का समय है, 3 साल का समय है। समय वस्तु में स्थिति में 2 ही साल बचा है। 1 साल तो वो सब उठापटक में ले जाता है। परसीमन का काम तो चुनाव आयोग को करना है। तो जैसी जनगणना होगी वो बैठ के लाइन खींच देगा, परसीमन हो जाएगी। और परसीमन होते ही साथ सीटें निश्चित ही बढ़नी है परसीमन से, क्योंकि जनसंख्या उस हिसाब से बढ़ी है। सीटों का बकायदा बंटवारा ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस चक्कर में अगर महिला, अच्छा कांग्रेस या सारी पार्टियां कह रही थी कि इसको बहुत जल्दी करो, तो 2033 की बात कर रहे थे, लेकिन सारे लोग प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं हमको जल्दी चाहिए। तो 2029 में अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता है और वो लोग जीत के आ जाती हैं, तो उसका लोकसभा का प्रदेश अलग होगा, विधानसभा का भी प्रदेश अलग हो जाएगा। और जब वो एक शक्ति के रूप में वहां जाएंगे, बस हमारा ये कहना है महिलाओं से, तमाम महिलाओं से, कि ये पॉलिटिकल जो पुरुष पॉलिटिकल में भर ना फंसे। वो अपने उस पर अपने आत्मविश्वास के साथ जब उनको ये दायित्व दिया गया है, तो उस दायित्व को वो वहां पर भी निभाएं, क्योंकि पुरुष बहुत चतुर होता है, वो आप लोगों को चक्कर में फंसाने की कोशिश करेगा। आप लोग सतर्क रहें, पढ़े लिखे रहें। ठीक है, आजकल की महिलाएं तो वैसे तो जागरूक हैं, लेकिन बीजेपी आरोपों के घेरे में है। कोई भी कदम बीजेपी का जो है वो बड़ा सोच समझकर, फायदे नुकसान को देखकर लिया जाता है, और इसीलिए ये कदम भी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। शताब्दी जी, देखिए मोहन जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और बहुत ही संगठित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। संगठन जो निर्णय करता है, हमारी पार्टी के कोई भी निर्णय, हम कह तो रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से निर्णय लिए जाते हैं। और इतना बड़ा देश जब हम विकास कर रहे हैं जिस देश का, वहां पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम चल सकते हैं। इसलिए टाइमिंग को लेकर की गई शंकाएं बिल्कुल बेकार हैं, ध्वस्त हो जाएंगी इनकी शंकाएं। इससे साबित होगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि नींव हमने रखी, हमने मांग रखी, और आज जब वो धरातल पर पूरे तरीके से परिलक्षित हो रहा है, जब वो मूर्त रूप में आ रहा है, जब रिजल्ट आने वाला है, तब आप किसी भी तरीके से विरोध करके अपना विपक्ष का दायित्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की और सभी महिलाओं से यह अपील करना चाहूंगी कि एक मिस कॉल के लिए एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर भी मिस कॉल करके अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं, और वो नंबर है 9667173333। क्या होगा इससे समर्थन? इसमें मिस कॉल करने से, देखिए हम तो आज संसद में नहीं है ना, पर आम नागरिक, आम महिला, आम व्यक्ति इसमें मिस कॉल एक दे करके और अपनी सहमति व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो बीजेपी तो अपनी कवायद और पूरा अभियान चला रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है?
सदन में और सदन के बाहर किस स्टैंड के साथ जाएगी शिल्पा जी कांग्रेस? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल सिर्फ इतना है कि नारी शक्ति वंदन बिल को 30 महीने पहले साल 2023 में आपने ये कहकर लागू नहीं किया कि पहले जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे, उसके बाद ये बिल धरातल पर आएगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो उसी समय मांग कर रही थी ना। कांग्रेस प्रतिबद्ध है नारियों को पूरा अधिकार देने के लिए, तो उसी समय मांग किया गया था कि 2024 में इसे लागू कर दिया जाए धरातल। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, भविष्यवक्ता के रूप में कैसे, अरे आप लागू करके, हम तो कह रहे हैं ना 2024 में लागू कर दिए उसे, क्यों नहीं किया आपने? आप टालते रहे और फिर आप बोल रहे हैं कि समय और घड़ी देख करके आप शंकाएं मत करिए। शंकाएं तो आप पैदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 साल बाद ही सही बीजेपी ला तो रही है ना इसे, अभी भी ला रही है, इसका फायदा तो मिल जाएगा उन्हें। हाँ निश्चित रूप, देखिए क्रेडिट लेने का इन्होंने किसी प्रकार की लड़ाई क्रेडिट की है, मुख्य रूप से मोहन जी यहाँ पे लड़ाई जो है क्रेडिट की है, और इसकी वजह से ये तकलीफ है। बाकी मांग तो उनकी भी है, वो भी समर्थन करते हैं। मांग हमने नहीं। शिल्पा जी एक बात बताइए, जब ये बिल पारित हो जाएगा तो क्या आप इसका लाभ नहीं लेंगे? क्या कांग्रेस इसका लाभ नहीं लेगा? क्या यही सोचकर कांग्रेस ने नींव रखी थी कि आप भी सके, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या इस अधिनियम के पारित होने के बाद 33% महिलाओं को टिकट नहीं दी जाएगी? क्या ये बताइए, ये अधिनियम लागू होने से दोनों ही पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को फायदा होगा, महिलाओं को नेतृत्व मिलेगा। आप नहीं चाहती महिलाओं को नेतृत्व मिले, स्पष्ट कह दीजिए आप महिला विरोधी हैं। कांग्रेस अपना विचार स्पष्ट कर दे कि महिलाओं के वो विरोध में है, वो नहीं चाहते महिलाओं को नेतृत्व मिले, इसलिए किसी भी प्रकार से विरोध दर्ज कराते हैं। आप तो घूंघट में महिलाओं को रखने की बात कर रही थी, परंतु कांग्रेस ने उस दायरे से बाहर निकलकर महिलाओं नहीं, कांग्रेस ने भी किया होगा शिल्पा जी, 1/3 आरक्षण दिया। ठीक है, तो आज 15 लाख महिलाएं निर्वाचित क्षेत्रों में अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं। शिल्पा जी, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी किया, उसने भी अपनी पंचायत स्तर पर भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई, अब उसी को आगे कदम बढ़ाकर विधानसभा और लोकसभा में करने की तैयारी है। तो ऐसे समय में आपसी लड़ाई के बदले इसको तो समर्थन करना चाहिए सभी दलों को। समर्थन है तभी तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ। चलिए अच्छी बात है, आप स्वीकार करती हैं समर्थन है। अरे लोकतंत्र के मंदिर में पारित हुआ, वैसे स्वीकार करें। आप ये देखिए, आपके पास स्पष्ट प्रमाण है सर्वसम्मति से पारित। एक्चुअली मोहन जी, कांग्रेस को ना उगलते बने ना निगलते बने की स्थिति में है, ना वो विरोध कर पा रहे हैं, ना स्पष्ट रूप से समर्थन कर पा रहे हैं। वास्तव में शिल्पा जी, आपको स्वीकार करना चाहिए बड़े मन से। आप जैसे नेत्रियों को उनका हक और सम्मान देने के लिए कांग्रेस ने नींव रखी। आपकी जिम्मेदारी है, अब आप उस पर बिल्डिंग बनाइए, जो आप कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा इतना बोलने की बात ही नहीं है, राजनीति करने की बात ही नहीं है। नींव कांग्रेस ने रखी, सोच कांग्रेस ने रखी, और उसके बाद आप बिल्डिंग बनाने का कार्य करें, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। और आप जैसी नेत्रियों को ही, हम जैसी नेत्रियों को ही, और पूरे देश की नेत्रियों को, पूरे देश की महिलाओं को अधिकार की पहली बात जो की थी वो कांग्रेस ने की थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। चलिए, तो ये तो श्रेय की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन इसका असली फायदा तो आप दोनों को ही होने वाला है। बीजेपी से भी टिकट मिलेगी तो आप लोग को मिलेगी, महिलाएं जो भी है दोनों पार्टियों में उनको तो मौका मिलेगा ना भाई। चौबे जी, क्या इसका असर किसी को फायदा पहुंचाने वाला भी है क्या? महिला नेतृत्व के मामले में कोई पार्टी ज़्यादा आगे है इसलिए उसको फायदा हो जाएगा क्या, या कहीं थोड़ी पीछे है इसलिए कोई नुकसान होगा? फायदा नुकसान क्या देखते हैं? देखिए, फायदा तो निश्चित ही बीजेपी को होगा, क्योंकि वो शुरू से महिलाओं को लेके चल रही है, विभिन्न योजनाएं चला रही है, और ये विभिन्न योजनाएं चलाते हुए ये उन्होंने माइलस्टोन तैयार कर लिया है।
अब 240 के आसपास महिलाएं जब संसद में पहुंचेंगी महिला आरक्षण के रूप में, इसके अलावा भी महिलाएं पहुंचेंगी, तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोकसभा में कवरेज करता रहा हूं, तो करीब 300-350 महिलाएं जब वहाँ संसद में बैठेंगी तो पुरुष भी, जो पुरुष वाले मतलब जो लोकसभा में मचेंगे, वो भी हो हल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से बैठेंगे, क्योंकि सामने देखने वाले लोगों एक डिसिप्लिन भी आएगा और अच्छे हेल्दी वातावरण में मेरे ख्याल से बहस चलेगी और पूरे विश्व में एक झंडा ऊंचा होगा कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही मजबूत है। और मेरा तो ये मानना है कि घर गृहस्थी और धर्म ही महिलाओं ने आज तक संभाल के रखा है, पुरुषों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अब अगर ये देश, राष्ट्र और तमाम जगह अगर ये आ जाती हैं तो काफ़ी अच्छे चेंजेस होंगे और देश प्रगति पे जाएगा। और भाजपा, चूंकि अब भाजपा इसको लीड कर रही है तो उनको फायदे से कोई मना नहीं कर सकता। कांग्रेस को इसका सपोर्ट करना चाहिए विरोध की जगह। कांग्रेस विरोध कर रही है कि इतने जल्दी क्यों, इतने जल्दी, अरे हो रहा होने दो। पहले तो आप ही कह रहे थे 24 थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता, यार 29-33 बहुत दूर था, 33 तक कोई इंतजार नहीं करना चाहता, तो ये 20 का ठीक है निकल आया 29 में। अब इसमें देख लो, अब आपको भी तो 233 महिलाएं खड़ी करने मिलेगी। अगर आपकी महिलाएं सशक्त हुई तो महिलाएं जीत जाएंगी। ठीक बात। चलिए, तो ये बहस तो अभी चलती रहेगी। फिलहाल एक पहल हुई है और इस पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण भी दिखाई देता है। और ऐसे में जब मातृवंदन का ये काम हो रहा है तो इस पर हमारी निगाह बने रहेगी और जब सत्र चलेगा उस पर भी हम अलग से डिबेट आयोजित करेंगे तो आप लोगों को और बुलाएंगे। फिलहाल समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शताब्दी पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।